नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी आज। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया के दौरे को पीएम ने बताया ऐतिहासिक, कहा मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन हुए, जिनमें कृषि क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साइंस एंड टेक के अलावा एक समझौता ज्ञापन आईसीसीआर और ज़ाग्रेब यूनिवर्सिटी के बीच हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंच गया है। 18 जून को सभी छात्र बचाव अभियान के तहत इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 में सवार हुए। ईरान से दिल्ली से आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं पुस्तक का विमोचन हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कोई भी शासक संवेदना के बगैर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति की कला तो ईश्वर प्रदत्त होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि साहित्य को प्राचीन से आधुनिक तक लाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा, देश की भाषाएं देश की संस्कृति का गहना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 123वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में 27 स्थानों का उछाल आया है। वहीं रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 129वें और आईआईटी मद्रास 180वें स्थान पर आ गया है। आईआईटी मद्रास पहली बार दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुआ है। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस के दक्षिण पश्चिम जिला में अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ में प्रशासन ने सेक्टर 54 स्थित आदर्श कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसमें गुजरात की काड़ी और विसावदर केरल की नीलामपुर सीट, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और पश्चिम बंगाल के कालीगंज की सीट शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार विधानसभा उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक विसावदर में 28.15%, कड़ी में 23.85%, नीलामपुर में 30.15%, लुधियाना पश्चिम में 21.51% और कालीगंज में 30.46% मतदान हुआ है। गुजरात की काड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी ने जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। पंजाब की लुधियाना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के बीच है। लुधियाना पश्चिम की सीट आप विधायक गुरप्रीत बसी घोगी के निधन के बाद खाली हुई थी। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल 2 दिन शेष हैं। कल देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग महाकुंभ के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय योग महाकुंभ योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर आधारित है। ये कार्यक्रम योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन को समर्पित है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका उद्देश्य योग की भावना को बढ़ावा देना और आंतरिक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय सामंजस्य को जोड़ना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में योगाभ्यास किया।
देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री निवास में अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और साथ ही कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों ने योगाभ्यास किया। साथ ही लोगों ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। देश के अलावा दुनिया भर में योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। चीन के बीजिंग बिजनेस यूनिवर्सिटी में योगाभ्यास किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में कल भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जेजुरी मुरगांव रोड पर स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर हो गई। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दी जाएगी। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज देहरादून में एक एम्फीथिएटर का उद्घाटन करेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में स्टाफ क्वार्टर, अस्तबल और बैरकों का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में राष्ट्रपति कल भाग लेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से जनता के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह ने बुधवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने मुख्य धारा में लौटने पर नक्सली बैजनाथ सिंह को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले का खुलासा किया है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ 13 जून को देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम में एक साथ 7 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई ओक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के जरिए की जा रही अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ है, जिसमें अब तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। अभिनेता डिनो मोरिया 65 करोड़ रुपए के कथित मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही सभी कानूनी, वाणिज्यिक और डिजिटल प्रणालियों में भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य करेगा। उन्होंने कहा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत जल्द ही नियम अधिसूचित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एनआईओएस और एनसीईआरटी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र की डिलीवरी में तेजी लाने का फैसला किया है। अब मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर मतदाताओं को एपिक मिल जाएगा। मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जनजातियों को सशक्त बनाने और मूल भाषाओं को संरक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। साहित्य अकादमी ने हिंदी में सुशील शुक्ल, अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा, एमपी और उर्दू में गजनफर इकबाल समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को 2025 के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजने का बुधवार को ऐलान किया। प्रसिद्ध एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की फिल्म देसी ऊन वैश्विक स्तर पर भारत की एनिमेशन सफलता का नेतृत्व कर रही है। वेब्स 2025 विजेता ने फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक शिलालेखों, इमारतों को संरक्षित करने के उद्देश्य से एएसआई देश भर में ऐसी इमारतों और अवशेषों को संरक्षित करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत पर गर्व कर सके। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल के मिलान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक 211 लोगों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है और उनके परिजनों से भी संपर्क साधा गया है। 189 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने कहा कि डीएनए प्रक्रिया के मिलान के बाद पार्थिव शरीर जल्द से जल्द सौंप दी जाएंगी।
हमारी तरफ से पार्थिव शरीर देने में किसी तरह की देरी नहीं की जा रही है। गुजरात के पिछले 24 घंटों में 160 तालुकाओं में बारिश हुई है, जिसमें से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 9.8 इंच बारिश डांग के आहवा में दर्ज की गई। गांधीनगर में बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुणे के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण शहर में जलभराव देखने को मिला। लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और पिछले 3 दिनों से राज्य बारिश से सराबोर है। रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। बारिश को देखते हुए रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल भी बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाके में पानी घुसा और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ओडिशा में 8 से 9 जगहों पर भारी बारिश हुई है। गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण राज्य में 2-3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। केरल में भी बारिश का दौर जारी है, जहां एक और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या भी देखी गई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना के लिए माफी मांगी, जिसमें 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आज भारतीय शेयर बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और कमजोर एशियाई संकेतों के बीच सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में IT, PSU बैंक, FMCG और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखी गई। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में की कटौती। वहीं केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का किया व्यापक निरीक्षण। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने वैश्विक बाजारों के लिए भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए फ्रांस की दिग्गज कंपनी दसॉ एविएशन के साथ साझेदारी की। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली और 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 99,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब और चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। इस समय चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जो कि पहले 27 थी। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि भारत वर्तमान में $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और 6.5% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा इसी रफ्तार से आने वाले समय में देश $8 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है।
वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI मॉर्त की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगी और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में भी मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनुअल टोल पास से आम आदमी को 7,000 रुपए तक की बचत करने में मदद मिलेगी। मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि एनुअल टोल पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए है, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने में बिटुमेन इमल्शन टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाएगी। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार के विजन 2047 में विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य में बिटुमेन इमल्शन की अहम भूमिका होगी। ये एक उभरता हुआ क्षेत्र और ठंड एवं बरसात के मौसम में इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। सेबी ने KYC पंजीकरण एजेंसियों के लिए बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत KYC एजेंसियों को अब मान्यता एजेंसी के रूप में काम करने की दी जा सकती है अनुमति। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार AI की बढ़ती मांग के बीच भारत, सिंगापुर और मलेशिया बन रहे हैं डेटा सेंटर और चिप निर्माण के बड़े केंद्र। रिपोर्ट के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिजिटल प्रतिभा टैलेंट पूल इसे डेटा केंद्र प्रदाताओं और चिप निर्माण कंपनियों के लिए आकर्षक स्थान बनाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2025 समारोह कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में जिस गति से नवाचार हो रहा है वो कई अन्य देशों के लिए एक सपना मात्र है। उन्होंने कहा, कई उन्नत देश हमारी फिनटेक कंपनियों द्वारा हासिल की गई गति के आसपास भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फिनटेक बाजार 2028-29 तक $400 बिलियन से अधिक हो जाने का है अनुमान, जो 30% से अधिक के अनुमानित वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की और आश्वासन दिया कि सरकार इस उद्योग को समर्थन देना जारी रखेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की हाईटेक सिटी में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रौद्योगिकी दिग्गज साइबर सुरक्षा हब का उपयोग उन्नत सुरक्षा और संरक्षा समाधान विकसित करने के लिए करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में 11,480 सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों 300 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के विजन को मान्यता मिल रही है और PMEGP योजना इसका मजबूत स्तंभ बन गई है। ग्रांट थॉर्टन भारत की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 2025 तक प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री में लगभग 77% की वृद्धि दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स ने मध्य पूर्व के बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए कतर में अपनी नई LPO 1622 बस लॉन्च की। ईरान ने कल हमले में इजरायल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। वहीं इजरायल का दावा है कि ताज़ा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। वहीं इस पर इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ईरान परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता को आसान निशाना कहे जाने और अल्टीमेटम दिए जाने पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने साफ कर दिया है कि देश
दबाव में ना तो वार्ता करेगा और ना ही किसी शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कल जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर आगे बढ़ने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका से मिलना चाहता है और अमेरिकी पक्ष ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के उद्देश्य से अपने हमलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमले शुरू होने से पहले ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के करीब था। अमेरिकी राष्ट्रपति आज दिन में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इस संबंध में एक बैठक करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि बुशर संयंत्र में रूस के विशेषज्ञ मौजूद हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की संभावित हत्या पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड ने चीन के साथ कुक आइलैंड्स के एक समझौते के कारण कुक आइलैंड्स को दी जाने वाली 18.2 मिलियन वित्तीय सहायता को रोका। न्यूजीलैंड ने ये कदम कुक आइलैंड्स द्वारा चीन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया है, जिसमें समुद्री खनन और स्थापना में सहयोग शामिल है। कल से लीड्स में शुरू होने वाले भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स की वापसी हुई, जबकि ओली पोप को जैकब बैथेल की जगह मिली तरजीह। आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अजबेस्टन में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट के 33 मुकाबले इंग्लैंड के 7 स्थानों पर खेले जाएंगे। बीकानेर की विनायक स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी और अहमदाबाद की थंडरबोल्ट शूटिंग एकेडमी में सहयोग से बीकानेर में पहली बार नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता होने जा रही है आयोजित। 4 दिवसीय थंडरबोल्ट शूटिंग चैंपियनशिप 20 से 23 जून तक आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी स्थित महाराजा कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। तमिलनाडु 3 साल बाद WTA 250 टूर्नामेंट चेन्नई ओपन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा तमिलनाडु टेनिस संघ ने की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को बंद हो चुकी IPL फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरला को 538 करोड़ रुपए का भुगतान करने के मध्यस्थता आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने 1 दशक से अधिक समय से चल रहे IPL फ्रेंचाइजी विवाद में मध्यस्थता के फैसले को चुनौती देने वाली BCCI के मुकदमे को खारिज कर दिया है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम OR टैम्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत के बीच पहुंची घर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम की टेस्ट रैंकिंग में आया उछाल। मार्करम पुरुषों टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश 495 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की तरफ से कप्तान शांतो ने 148 तो वहीं मुशफिकुर रहमान ने 163 रनों की पारी खेली। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।